हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेज पर। देखिए, आप लोगों की डिमांड थी कि क्लास 12th में सबसे ज़्यादा अंकों में पूछे जाने वाला चैप्टर बोर्ड एग्जाम में यही है रासायनिक बलगत की। भैया ये चैप्टर करवा दो, ठीक है। तो इसलिए हम ये रासायनिक बलगत की चैप्टर लेकर आए हैं। देखिए, जो ये रासायनिक बलगत की चैप्टर है, इसको आज हम लेक्चर 1 में कवर करेंगे। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक बलगत की बात समझिए। क्या रासायनिक बलगत बलगत की पहले बात इंट्रोडक्शन की बात मैंने की है, तो शुरू से ही आप समझिए, क्योंकि लेक्चर वाइज लेक्चर में आपको एक से एक इम्पोर्टेंट कराते चलूंगा, ठीक है। तो उष्मागतिकी पहले समझते हैं। उष्मागतिकी, जो उष्मागतिकी हो केवल अपक्रिया की संभाव्यता बताती है, जबकि जो रासायनिक बलगतिकी होती है वो अपक्रिया की गति बताती है। भी अपक्रिया की कितनी गति है, ठीक है। दूसरी बात, चलिए लिख लेते भाई, बेसिक सी बात है। उष्मागतिकी उष्मागतिकी केवल अपक्रिया की उष्मागतिकी केवल अपक्रिया की संभाव्यता बताती है, संभाव्यता बताती है, जबकि रासायनिक बलगत की अपक्रिया की गति बताती है। कि रासायनिक बलगत की अपक्रिया की गति बताती है, ठीक है। गति बताती है कि इसकी गति कितनी है, ठीक है। मैंने इसके पहले भी लेक्चर कराया था, उसमें क्या हुआ था, वैल्यू की थोड़ी दिक्कत हो गई, वॉइस आवाज नहीं आ पा रही थी, इसलिए बीच में ही आवाज कट गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने ये पार्ट शुरू से ही ले लिया, ठीक है। वो देखा होगा। चलिए ये भी देखते हैं। उष्मागतिकी क्या है, केवल अपक्रिया की संभाव्यता बताती है, संभाव्यता बताती है, जबकि जो रासायनिक बलगत की है, ठीक है। रासायनिक बलगत की क्या है बताएंगे। ये क्या होती है, ये अपक्रिया की गति बताती है, ठीक है। अब इसमें अपक्रिया की गति बताती है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी रिएक्शन इसमें प्रयोग में लाई जाती है। आपने 10वीं के रिव्यू में अत्यंत रिएक्शन पढ़े होंगे, इसमें आपको उनकी जानकारी हो जाएगी कि कैसे कितनी टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन कितनी देर में पूर्ण होती है, कौन सी रिएक्शन की हम गति बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसकी क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं भैया, परिभाषा इसकी क्या है, ठीक है। क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया की होने की दर का अध्ययन किया जा सके। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया की होने का दर का अध्ययन रासायनिक अपक्रिया की होने की दर का अध्ययन हो, ठीक है। परिभाषा क्या है कि विषय अपक्रिया के होने की दर का अध्ययन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया बता रहे, रासायनिक अपक्रिया की होने की दर, ठीक है, होने की दर का अध्ययन किया जा सके, का अध्ययन, ठीक। वो क्या है, हमारी रासायनिक बलगतिकी है। रासायनिक बलगतिकी क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो रासायनिक अपक्रिया होती है उनकी दर का अध्ययन किया जा सके, दर गति का अध्ययन किया जा सके। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसमें जो है मापनीय वेग रिएक्शन होती है, मापनीय वेग जो मापी जा सके। जैसे अब बोलोगे कि कौन सी मापी नहीं जाती है,
देखिए जैसे आपने क्या लिया, आपने 10th में पढ़ा होगा द्विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण में क्या करते थे, बेरियम सल्फेट लेते थे, ठीक है, बेरियम क्लोराइड लेते थे और सोडियम सल्फेट में मिला देते थे, वो रिएक्शन फटाक से हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन हमें यहाँ पर नहीं लेनी है, ठीक है। और हमें ऐसी भी रिएक्शन नहीं लेती है कि जैसे लोहे में पेंट लग रहा तो वो भाई सालों तक पेंट ही लगता रहे, तो ऐसी रिएक्शन हमें नहीं लेनी है कि वो चलती ही रहे, कभी खत्म ही ना हो, तुरंत हो जाए। तो हमें रिएक्शन जो मीडियम क्रिया है उसकी हमें रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है, बताएंगे किस किस क्रिया की रिएक्शन, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, इसमें मापनीय योग्य होने की अपक्रिया का लिखे दे हैं, इसमें मापनीय वेग से होने वाली, इसमें मापनीय वेग से होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मापनीय वेग। अब यहाँ पर एक शब्द आया भैया मापनीय वेग, ठीक है। अब मापनीय वेग आया कि भाई ये मापनीय वेग क्या है, तो मापनीय वेग जिससे अपक्रिया को मापा जा सके, ठीक है। सब अपक्रिया तो भाई मापी नहीं जा सकती, ठीक है, कुछ अपक्रिया, वो अपक्रिया कौन सी उसका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, समझना भाई। एग्जाम्पल मैंने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, प्लस में क्या किया, हाइड्रोजन के 3 मोल लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के ये अपक्रिया उत्क्रमणीय होते हैं, मोल लिए तो क्या बनेगा 2NH3 बन जाएगा, ठीक है, 3NH, ठीक, 2NH3 ये क्या बन गया हमारा, अमोनिया बन गया, ठीक है, क्या बन गया, अमोनिया बन जाएगा। देखिए इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, ये मापनीय वेग है। अब दूसरी चलिए लेते हैं CH2OH। क्या आपको याद है, ये मैंने पढ़ा, ये क्या है, देखिए ये क्या है, मैंने आपको एल्कोहल बताया था हाइड्रोजन में, ठीक, तो क्या है, एथेनल है, ठीक, एथेनल से हम क्रिया कराएंगे तो भाई क्या बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, CH2OH, ठीक है, CH3 प्लस H2O बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जोड़ दी जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए CH3 CH2 हो जाएगा, ठीक है, COO हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, COO CH3 और प्लस H2O हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, आप देख लेना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें ये हमें नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पर मापनीय वेग योग्य ही अपक्रिया लेनी है। इसका मतलब यही है इस पाठ का कि भैया जो क्रिया मापी जा सके उसी अपक्रिया का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात, मतलब कहना है कि मोटी मोटी बात है कि उसी अपक्रिया का अध्ययन करेंगे हम। चलिए ठीक है, हम इसको हटाते हैं, अब रासायनिक अपक्रिया का वेग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया का वेग, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट पार्ट बनेगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या बनेगा भैया, में प्लस में हमें क्या लेना होता है, CH3COOH, ठीक है, एरो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, चलिए यहाँ पर लिख ही देते भैया CH3COOH, ठीक है। इसके साथ सिरका लेते हैं, डिफरेंट पार्ट आपका बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भैया, इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको और कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो रही है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें, हम वो आपको उपलब्ध कराएंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि और भी लोग पढ़ सकें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे इन्होंने बताया है कि रासायनिक अपक्रिया का वेग, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या होता है, इसको हम, आप क्या करिए शुरू से लास्ट तक कॉपी पेन लेके बने रहिए। ये मेरा दावा कि आपको मैं जितना बताऊंगा समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो,
ठीक है, ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इससे बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्रिया का वेग। अब क्रिया का वेग, रासायनिक अपक्रिया का वेग। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया का वेग, रासायनिक अपक्रिया का वेग, रासायनिक अपक्रिया का वेग, ये भाई है क्या? ठीक है, रासायनिक अपक्रिया का वेग, जैसे आपने क्या लिया, एक अभिकारक लिया, एक उत्पाद लिया। ठीक है, तो उत्पाद कैसे बनेगा, जिधर जितना अभिकारक भाई खर्च होता जाएगा, देखिए समझिए, जैसे आप क्या लिए, एक इसको बोलते हैं अभिकारक, प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जितना अभिकारक में कमी हो रही है, ठीक है, उतना ही क्या हो रहा, उत्पाद में वृद्धि हो रही है। भाई जितना ये अभिकारक, ये क्या है हमारा अभिकारक है, अभिकारक क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना अभिकारक कम होगा उतना उत्पाद में वृद्धि होगी। यही हमारी रासायनिक अपक्रिया का वेग है। समझ में आई बात? रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या है भाई, जितना अभिकारक में कमी होगी, ह्रास होगा, उतना ही अपक्रिया उत्पाद का वृद्धि होगी। तो क्या लिखेंगे, किसी अपक्रिया में ह्रास होने की दर या उत्पाद बनने की दर, लिखेंगे किसी अपक्रिया में, किसी अपक्रिया में, किसी अपक्रिया में, किसी अपक्रिया में अभिकारक के, देखिए ह्रास मतलब होता है कमी, ह्रास होने की दर, किसी ऐसा ह्रास होने की दर या उत्पाद बनने की दर, या उत्पाद बनने की दर, ठीक है, या उत्पाद बनने की दर ही रासायनिक अपक्रिया का वेग है, रासायनिक अपक्रिया का वेग है। ठीक है, देखिए हिंदी राइटिंग आप समझ लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि किसी अपक्रिया में अभिकारक के ह्रास होने की दर, मतलब अभिकारक में कमी होने की दर, या उत्पाद बनने की दर रासायनिक अपक्रिया का भाई वेग होगा। ठीक, जितना भी अपकारक इधर कम होगा उतना उत्पाद में वृद्धि होगी। ये हमारी रासायनिक अपक्रिया का वेग है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए लेते हैं माना, यहाँ पर लेते हैं, चूंकि माना, ठीक है, समझेंगे, माना अपक्रिया, माना अपक्रिया, माना अपक्रिया आर, आर क्या है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि अपक्रिया की दर क्या होगी। देखिए इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। ये तो आप 10वीं में पढ़े होंगे, मेरे हिसाब से कन्फर्म आप जानते होंगे। ठीक है, क्या होगा, अपक्रिया, तो इसकी अपक्रिया दर हम कैसे लिखेंगे, देखिए अपक्रिया दर, क्योंकि अपक्रिया दर, ठीक, अपक्रिया दर, अपक्रिया दर हम कैसे लिखेंगे, अभी आपको आ जाएगा। देखिए मैंने बताया कि भाई जितना इधर से अभिकारक खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, बाल्टी लिया, ठीक है, बाल्टी से आपने दूसरी बाल्टी में पानी डाला, एक बाल्टी से, तो क्या हुआ, उस बाल्टी में पानी कम हो गया ना, जितना उस बाल्टी में पानी था उतना दूसरी बाल्टी में चला गया, उस बाल्टी में तो पानी कम हो गया। ठीक है, यही उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर क्या था भाई, जितना अभिकारक था, अभिकारक खर्च हो गया, बन गया क्या, उत्पाद बन गया। ठीक, तो अभिकारक क्या हुआ, कम हो गया ना, अभिकारक कम हो गया, उतना उत्पाद बन गया। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अपकारक जब कम होता, ह्रास होता, ठीक, ह्रास होने की दर, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ डेल लगाते हैं, इसको आर, इसकी आर को क्या बोलते हैं, इसकी बोलते हैं सांद्रता। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता बटे भाई डेल्टी। अब भाई कुछ टाइम, कुछ समय होगा जब उसकी अपकारक की जो सांद्रता है वो कम हो रही होगी। ठीक, कुछ समय तो होगा ना, ठीक वही है। तो अब क्रिया की दर क्या होगी, माइनस डेल आर बटे डेल टी। ठीक है, अब क्रिया की दर क्या होगी, डेल आर बटे डेल टी, इसको बोलते हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी। जो लिख लेते हैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक
की सांद्रता में कमी। देखो चल रहा है ना, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी। अब देखो बराबर होगी उत्पाद में वृद्धि की दर, बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब क्रिया की दर हुई। अब देखिए उत्पाद बन रहा है ना, तो ये प्लस में आएगा भैया, तो प्लस, ठीक है, डेल यहाँ पर पी, पी की सांद्रता। अब भाई देखिए कुछ टाइम में इसका उत्पाद बढ़ रहा होगा, इसके उत्पाद में वृद्धि हो रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर उत्पाद में, ठीक है, उत्पाद में वृद्धि की दर, उत्पाद में वृद्धि की दर, ठीक है। क्या होता है देखिए, देखिए मैंने बताया कि भाई जितना विकारक खर्च हो रहा होगा उतना उत्पाद दर बनेगा, तो माइनस में, तो एक फॉर्मूला निकल कर आता क्या होता है, अपक्रिया की दर जो बराबर है अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। यहाँ पर लिख लेना, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की, ठीक है, सांद्रता में वृद्धि की दर, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कम हो रहा था इसलिए यहाँ पर माइनस लगा, डेल आर, आर के ऊपर ये लगा, ये क्या सांद्रता है, क्या है, मतलब डेल आर सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता इसको बोलेंगे भाई, कितने समय में कम हो रही है, इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता भाई कुछ तो समय में कम रही होगी, तो इसलिए इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उत्पाद में वृद्धि हो रही, प्लस है भाई, जितना खर्च होगा उतना, मैंने बताया कि एक बाल्टी में पानी है, दूसरी बाल्टी में डालोगे तो उसमें कम होगा, उसमें वृद्धि होगी पानी की, ठीक, क्योंकि उसमें पानी डाले जाएगा, तो इसलिए इसमें प्लस होगा। डेल पी, पी क्या है, पी की सांद्रता इसको बोलेंगे, ठीक है, कुछ समय में बढ़ रही होगी, डेल टी समय में बढ़ रही होगी, ठीक है। अभी जानेंगे उत्पाद में, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं, नोट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट क्या जानेंगे, आर क्या है, यहाँ पर हम बारी बारी जान लेंगे। आर क्या है, आर है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। पी क्या है भैया, पी क्या है, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, ठीक। पी क्या है, उत्पाद की सांद्रता। डेल्टी का है, डेल्टी क्या है, समयांतराल, समयांतराल, ठीक है, डेल्टी क्या है यहाँ पर, समयांतराल। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम करते हैं भाई इधर, इधर करते हैं, ठीक है। इधर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अब क्रिया की दर, अब क्रिया की दर लिखनी है, डेल क्या लिखा था यहाँ पर मैंने कि माइनस डेल आर, डेल आर बटे डेल टी, ठीक है। अब इसकी अब क्रिया की दर कैसे हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भैया, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस तो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R2 की सांद्रता, R2 की सांद्रता से R1 की सांद्रता, ठीक है, बटे भाई कितने समय में, T2 माइनस T1 समय में खर्च हो रही है, ठीक है। इसी तरह हम उत्पाद की देखेंगे, उत्पाद में, ठीक है, उत्पाद की हम देखेंगे, उत्पाद की, तो उत्पाद में क्या था, प्लस में डेल पी बटे में डेल टी था, ठीक है। तो इसकी हम देखेंगे भैया, प्लस तो है ही, प्लस क्या लगाना, P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। देखिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अभिकारक है R2 से R1 बन रहा है, ठीक है, T2 से T1 समय लग रहा है, इसमें उत्पाद बन रहा है, तो T2 से T1 समय लग रहा है, इसका ये मतलब होता है समय अंतराल T2 माइनस T1। मैंने यहाँ पर लिखा दिया। R क्या है, R है अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ठीक है आगे क्या बढ़ेंगे कि जो अतः अपक्रिया की दर है, लिखिए अपक्रिया की दर, इसलिए चूंकि अपक्रिया की दर, ठीक है, चूंकि अपक्रिया की जो दर है वो क्या होगी, वो क्या होगी,
माइनस डेल आर बटे डेल टी बराबर होगी प्लस डेल पी बटे डेल टी। ठीक है, ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। भाई ये क्यों बराबर होंगी, आपके मन में क्वेश्चन आया कि अब डेल आर बटे डेल टी बराबर है डेल पी बटे डेल टी, क्यों बराबर है लिखेंगे, इसलिए क्योंकि अभिकारक में हार्स, अभिकारक में कमी की दर, क्योंकि अभिकारक में कमी की दर, अभिकारक में कमी की दर बराबर होगा उत्पाद में वृद्धि की दर। ठीक है, वृद्धि, उत्पाद में वृद्धि की दर। देखिए जितना अभिकारक कम होगा उतना उत्पाद में वृद्धि होगी। तो ये क्यों बराबर, क्योंकि अभिकारक में जो कमी की दर है वो बराबर वृद्धि की दर। ठीक है, उत्पाद अभिकारक में कमी की दर बराबर होगी उत्पाद में वृद्धि की दर के। आई होप कि आपको एक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कृपया करके आप इसकी एक नोट्स बना लें। ठीक है, जिससे अगर एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम जो भी चल रहे हैं, तो आप एक बार अगर इसे देख लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ कृपया उससे आप अच्छी से हैंड राइटिंग नोट्स बना ले। ठीक है, चलिए समझते हैं। माना a प्लस बी लिया, सपोज दैट अभिकारक मैंने a प्लस बी लिया, इससे क्या बना भैया 2c बन गया। सपोज दैट, देखिए सपोज मैंने माना कि a प्लस बी लिया, इससे 2c बन गया। ठीक है, तो इसकी अब क्रिया दर कैसे लिखेंगे, अब क्रिया दर कैसे लिखेंगे, अब क्रिया दर, क्योंकि अब क्रिया दर देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभिकारक है तो अभिकारक वही कम हो रहा होगा उतना उत्पाद यहाँ पर बन रहा होगा। तो माइनस डेल ए बटे डेल टी, ठीक, बराबर माइनस डेल बी बटे डेल टी बराबर, अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बटे में आ जाता है। ठीक, 1/2। अब देखो डेल सी बटे डेल टी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चाहें क्या हुआ कारक दर, देखिए भाई जितना कारक कम होगा उतनी उत्पाद में वृद्धि होगी। अब कारक के में कमी की दर बराबर है उत्पाद में वृद्धि की दर, अब कारक में कमी की दर बराबर उत्पाद में वृद्धि की दर। तो एग्जांपल देखिए, माइनस अभिकारक सांद्रता बटे डेल टी समय में, ठीक है, बराबर, अब देखिए यहाँ पर डेल बी की सांद्रता बटे डेल टी समय में बराबर होगी। ये भाई उत्पाद बनेगा तो भाई जाहिर सी बात है वृद्धि प्लस 1/2 ये बटे में आ जाता है। ठीक, यहाँ पर डेल सी बटे डेल टी। एक चीज यहाँ पर और कर सकते हैं, अगर हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में, चलिए पहले 2 इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल 2, रुकिए बता रहे हैं, चलिए 2 इधर भेज देते हैं। ठीक है, 2 इधर भेजेंगे तो वही होगा। चलिए मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जितनी देर में 2 अभिकारक खर्च हो रहे हैं, ठीक है, जितनी देर में 2 अभिकारक खर्च हो रहे हैं उतनी सी की बनने की दर 1/2 है। ये बात है भाई, जितने 2 अभिकारक खर्च हो रहे हैं उतने 1/2 सी की बनने की दर है, जाहिर सी बात है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जितना बनेगा आप चाहे तो 2 इधर भी भेज सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब ऐसे समझ में आ रहा तो हमें क्या जरूरत भेजने की। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया का वेग कि भाई जब किसी अभिकारक में कमी की दर होगी, ठीक, किसी अभिकारक में ह्रास होने की दर या उत्पाद बनने की दर, किसी अभिकारक में ह्रास होने की दर या उत्पाद में बनने की दर ही रासायनिक अपक्रिया का वेग है। ठीक है, जितना अभिकारक खर्च होगा उतना अभिकारक उत्पाद बनेगा। सॉरी, ठीक है, मानव क्रिया लिया मैंने,
सपोज दैट अपक्रिया लिया जो आर अभिकारक से पी उत्पाद बन रहा है, ठीक है, आर अभिकारक से पी उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो अब क्रिया दर इसकी लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब क्रिया दर, यहाँ पर देखिए आर से पी बन रहा है, इसका मतलब आर खर्च हो रहा है, आर अभिकारक खर्च हो रहा है, तो माइनस लगेगा, माइनस डेल आर, आर की सांद्रता बटे डेल टी समय में, ठीक, ये क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता में कमी, माइनस है, जाहिर सी बात कमी होगी, पी बन रहा उत्पाद तो बराबर प्लस पी डेल्टा पी की सांद्रता बटे डेल टी समय में, कुछ तो भाई लगेगा बनने में, समय में बनने में, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, ठीक। नोट मैंने आर अगर इस ब्रैकेट से करें बड़े ब्रैकेट से तो इसको बोलते हैं सांद्रता, ठीक। अभिकारक की सांद्रता पी को उत्पाद की सांद्रता डेल टी का है समय अंतराल कितने समय में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका अवसंतर सॉरी अपक्रिया दर लिया, तो इसमें क्या हुआ, डेल आर समय में R2 से R1 समय में, सॉरी R2 से R1 अपकारक खर्च हो रहा, डेल टी समय में T2 माइनस T1 समय में, डेल P से P2 माइनस P1, ठीक, डेल T T2 माइनस T1। आई होप कि समझ में आया होगा। इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो अपक्रिया की दर है इन दोनों के बराबर है, काहे बराबर है, क्योंकि जो अभिकारक में कमी की दर वही बराबर उत्पाद में वृद्धि की दर है, ठीक। तो मैंने अपने आप से सपोज उदाहरण लिया कि a प्लस बी बराबर 2c, a प्लस बी की क्रिया कराए तो 2c बना, मान लेते हैं, ऐसा बनता नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रिया दर लिखनी हुई तो माइनस a की सांद्रता बटे डेल टी बराबर b की सांद्रता बटे डेल टी बराबर 1/2 डेल सी बटे, जो इन दोनों की बढ़ने की दर है वो 1/2 सी उत्पाद, ठीक है, सॉरी जो इन दोनों की कम होने की दर है वो 1/2 सी की बनने की दर है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ेंगे, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, एक तैयार कर लेना, मैं हट जाता हूं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्या ही फायदा है, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरी हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओनली 2 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत हो, जो भी चैप्टर में, जो भी टॉपिक में आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको बता देंगे, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन है, ठीक है, उनकी हम क्या करेंगे अब क्रिया दर देखेंगे, ठीक है, कुछ रिएक्शन है उनकी हम क्या करेंगे अब क्रिया दर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर कुछ अपक्रिया दर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन लिया, देखो यहाँ पर क्या लिया, नाइट्रोजन लिया फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, उनकी हम क्या करेंगे अपक्रिया दर लेंगे, तो क्या लिया N2 लिया प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मोल लिए, 3 मोल लिए भैया, जो कि मैं भी करा सकता, ठीक है, ये उत्क्रमणीय होती है, तो क्या बना 2 मोल अमोनिया बन गया, ठीक है। अगर इसकी आपको क्या लिखनी हो, उठो पहले, ठीक है, इसकी अगर क्या लिखनी हो अपक्रिया दर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, सो रहे इसीलिए मैं कह रहा हूं उठो, ठीक है। अपक्रिया की दर, अपक्रिया दर देख लो भैया, आवाज सही है, अपक्रिया दर, अपक्रिया दर, इसकी अपक्रिया दर कैसे होगी, देखिए मैंने आपको बताया, तो ये अपकारक जितना अपकारक कम होगा उतनी उत्पादन वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है, तो माइनस, ठीक, यहाँ पर क्या होगा माइनस डेल N2, ठीक है, बटे डेल टी बराबर माइनस, अब देखिए 1/3 आ जाता है, मैं बता चुका हूं, ठीक है, डेल H2 बटे डेल टी बराबर है, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, NH3 डेल्टा लगा देना बटे डेल टी समय में। तो यहाँ पर कितना, जितना अभिकारक की खर्च होने की दर है उतना उत्पाद के बनने की दर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और रिएक्शन है, उसकी भी अपक्रिया की दर हम कर देख लेते हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल, भाई दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, Hg लिया,
इसमें प्लस Cl2 मिला दिया तो क्या बना HgCl2, ऐसा ही बना। ठीक है, तो अब क्रिया दर इसकी लिखेंगे। अब क्रिया दर मार्कर उठा दो। ठीक है, अब क्रिया दर लिखेंगे, तो अब क्रिया दर कैसे लिखेंगे, लो भैया वो भी मार्कर उठा दो। ठीक है, अब क्रिया दर इसकी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर अभिकारक है जितना कम हो रहा है उतना उत्पादन वृद्धि हो रही है, माइनस का डेल, ठीक है, Hg बटे डेल टी बराबर माइनस, अब देखिए ये 2 है तो पहले नहीं लग जाएगा, ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना, डेल्टा Cl2 ये साथ में ही रहेगा बटे डेल टी समय में इक्वल टू, अब देखिए प्लस में डेल्टा HgCl2 बटे डेल्टा टी समय में। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई जितना विकारक खर्च हो रहा है उतना उत्पाद बन रहा है। अभिकारक के खर्च होने की दर या कमी होने की दर बराबर है उत्पाद की बनने की दर। 100 बातों की एक बात हमें यह ध्यान रखता है कि भाई जितना अभिकारक खर्च होगा उतना उत्पाद में बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये 2 रिएक्शन से आप अपक्रिया दर, आप किसी भी अपक्रिया का अपक्रिया दर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं औसत दर के रूप में अपक्रिया दर। ठीक है, औसत दर के रूप में अपक्रिया दर, ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, तो इसलिए आपकी नजर इधर से उधर न जाए। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक, चलिए अब बढ़ते हैं देखो भैया, देखो सही कर दो, अब देखो सही कर दो, अब देखो औसत दर के रूप में अपक्रिया दर। ठीक है, औसत दर के रूप में अपक्रिया दर, कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है, सुविधा हम चलिए देखते हैं फिर भी। अब देखिए औसत दर के रूप में अपक्रिया दर, ये क्या है भैया, समझिएगा, इसे लिखे दे रहे हैं भैया, औसत दर के रूप में, औसत दर के रूप में अपक्रिया दर। ठीक है, औसत दर के रूप में अपक्रिया दर, तो औसत दर क्या होती है, जो कारक में कमी की दर बराबर उत्पाद में वृद्धि की दर। ठीक है, औसत अपक्रिया दर लिखेंगे हम यहाँ पर, औसत अपक्रिया दर, औसत अपक्रिया दर, ठीक है, बराबर होगा अभिकारक में, जितना अभिकारक कम हो रहा होगा उतना उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, औसत अपक्रिया दर बराबर होगा अभिकारक में कमी की दर बराबर होगा उत्पाद में वृद्धि की दर। ठीक है, खाना खा ले पापा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपक्रिया, औसत अपक्रिया दर क्या है भाई, जितना अभिकारक कम हो रहा होगा उतना उत्पाद बनेगा, तो अभिकारक में कमी की दर किसके बराबर है, उत्पाद में वृद्धि की दर के। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लिख दे रहे हैं, एवरेज रेट। क्या बोलते हैं भैया, AVERAGE, एवरेज रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपक्रिया दर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका एवरेज रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखते RAV से। ठीक है, तो इसका अभिकारक में कमी की दर, अभिकारक क्या है, R है, तो माइनस, क्योंकि अभिकारक भाई कमी होगी अभिकारक में, तो इसके लिए माइनस होगा, तो माइनस डेल R बटे डेल टी समय में। ठीक है, बराबर होगा, अब देखिए उत्पाद में वृद्धि की दर, उत्पाद तो भैया प्लस बनेगा डेल P, ये कैसे बन रहा है भैया, डेल P बटे डेल टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज क्या, RA, ठीक, एवरेज रेट क्या, क्रिया दर क्या, एवरेज मतलब अब क्रिया की दर क्या है, तो डेल R माइनस है, कम हो रहा होगा, डेल टी कुछ समय में कम हो रहा होगा। ठीक है, तो उत्पाद, तो ये आपकी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं एक ग्राफ के द्वारा। ठीक है, पहले कुछ समझ लेते हैं, चूंकि समझते हैं ऐसा क्यों, चूंकि जो अभिकारक है वो R से P बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो इसका एवरेज रेट क्या होगा, हम बारी बारी अभिकारक का एवरेज रेट देखेंगे, भाई इसका एवरेज रेट क्या है, अब क्रिया दर क्या है, फिर
फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उत्पाद का अपक्रिया दर देखेंगे, इसका एवरेज रेट। भाई इसका एवरेज रेट है क्या, ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम निकालेंगे अभिकारक का, तो एवरेज रेट, ठीक है, बराबर होगा क्या होगा, माइनस का डेल आर बटे डेल टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर R2 की सांद्रता क्या होगा भाई, R2, ये R2 की सांद्रता कितनी देर में R1 से कम होगी, R2 की सांद्रता R1 बटे T2 माइनस T1 समय में कम हो रही है। जो R2 की सांद्रता है R1 से T2 माइनस T1 की समय में कम हो रही है। ठीक है, तो इसका एवरेज रेट रियलिटी में, ठीक, तो निकालेंगे क्या होगा, तो एवरेज रेट इसका इतना होगा। ठीक है, चलिए हम उत्पाद का एवरेज रेट निकालते हैं। ठीक है, उत्पाद का हम क्या करेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे, एवरेज RAV से दर्शाते हैं। ठीक है, तो उत्पाद को हम लिखेंगे भैया, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, P बटे डेल टी, तो इसको हम क्या लिखेंगे भैया, अब यहाँ पर प्लस थोड़ी नहीं लिखेंगे, प्लस है। ठीक है, P2 अभिकारक P1 ठीक बटे T2 माइनस T1 समय में। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्या है भैया, ये अभिकारक औसत अपक्रिया की दर थी, इसको अपक्रिया में कमी की दर बराबर होगा उत्पाद में वृद्धि की दर। भाई ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार इस पर लगा लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभिकारक में अपक्रिया की दर, जो अभिकारक में कमी की दर उत्पाद में वृद्धि की दर, इसका और एवरेज रेट औसत दर क्या है। तो जैसे मैंने अभिकारक का निकाला, ठीक है, एवरेज रेट अभिकारक, ये तो आप समझ में हो, पहले लिखा, तो R से P बन रहा, तो एवरेज रेट निकाला, तो R2 की सांद्रता R1 से T2 T1 समय में कम हो रही है, P2 उत्पाद P1 में, ठीक, T2 T1। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसको हम देखते हैं ग्राफ के द्वारा। ठीक है, ग्राफ के द्वारा भाई देखेंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आपके बुक में एक ही ग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको 2 ग्राफ बनाकर बताऊंगा। ठीक है, चलिए ग्राफ लेते हैं। ग्राफ आपने मैथ में देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, इसको क्या बोल, आर क्या है, अभिकारक है, टी क्या है, समय, टी बोले क्या है, समय। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए, ये नीचे अभिकारक में क्या हो रहा, आर में कमी हो रही, अभिकारक में क्या हो रहा, कमी हो रही। ठीक, कितने समय में, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ पर R1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए R2 है। ठीक है, अभी आपके सामने बात यही निकल कर आएगी, मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर T2। ठीक है, तो इसका एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट RAV लिखेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए R2 से सांद्रता R1 कम हो रही, देखिए R2 से R2 की सांद्रता R1 कम हो रही बटे कितनी देर में भैया, T2 से T1 समय तक, तो T2 से T1 समय तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, T2 से T1 समझ में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट में क्या लिख देंगे, माइनस का डेल, ठीक, R बटे डेल टी। ठीक है, डेल टी, ये आपका फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ग्राफ की विधि, ठीक है, ये क्या है, ग्राफ की विधि, ये अभिकारक के लिए है। ठीक है, अभी मैं आपको उत्पाद के लिए भी बताऊंगा। इसमें क्या हुआ, एवरेज R2 से R1 तक सांद्रता कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है, तो भाई जब सांद्रता कम होगी तो भाई कुछ समय में कम होगी ना, भाई समय तो होगा ही। तो टी मान लेते हैं कि T2 माइनस T1 समय में कम हो रही है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 को हम डेल टी लिखते हैं। ठीक है, डेल टी लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, डेल आर लिख देते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम इसके बाद उत्पाद के लिए ग्राफ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड में जरूर से जरूर पूछा जाने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अगर और किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप
कमेंट में डालें। अब हम देखते हैं उत्पाद का, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा है, ठीक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो कि हम ले रहे हैं इस समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो मैं जितना यहाँ पर बताऊं कृपया करके आप अपनी नोट्स बनाएं, उतना अपनी नोट्स में लिखते जाएं, क्योंकि आप एग्जाम में आपको ढूंढना ना पड़े, नोट्स से देखकर तुरंत वहां पर जाकर लिख दें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उत्पाद के लिए। तो उत्पाद के लिए ग्राफ हम देखते हैं। तो भाई उत्पाद के लिए ग्राफ भाई वही रहेगा, लेकिन डिफरेंस भाई उसमें कमी हो रही थी, इसमें वृद्धि होगी, बस इतना है, ठीक है। इसको क्या देंगे भाई, टी समय में, ठीक है, टी समय में, ठीक है। और यहाँ पर पी क्या होगा, पी होगा। अब देखिए इसमें ये क्या है, ये वृद्धि है भैया, ठीक है, इसको क्या है, वृद्धि है, वृद्धि। तो अब यहाँ पर क्या देंगे, देखिए यहाँ तो भैया P2 देंगे, क्या ऐसे आएगा भैया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। इसका मतलब P2 से क्या T2 समय में कम होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कहीं P1 है, ठीक, यहाँ पर कहीं क्या है, P1 है, तो ये डॉट डॉट करके T1, ठीक है। तो इसका एवरेज रेट हम क्या लिखेंगे, इसका एवरेज रेट हम लिखेंगे, इधर लिख देते हैं एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट हम ये लिखेंगे कि P2 से क्या हो रहा है, P2 से P1 कम हो रहा है, P2 से P1 बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी बढ़ रहा है। अब देखिए कितने समय में, T2 से T1 समय में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्रिया के रूप में, तो एवरेज बराबर प्लस डेल पी बटे, ठीक है, डेल टी, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये भी आपका फॉर्मूला निकला, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आखिरी टॉपिक लेंगे जो है तात्क्षणिक अपक्रिया दर। तो ये तात्क्षणिक अपक्रिया दर क्या है, फिर इसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। इसके बाद आखिरी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैंने आपको वहां पर बुक में क्या दिया हुआ था, उसमें सिर्फ अभिकारक का ही ग्राफ दिया हुआ था, उसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों को समझाए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको एक अभिकारक का अलग से, अभिकारक तो था ही, उत्पाद का अलग से ग्राफ लेकर आपको समझा दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे आखिरी टॉपिक पर अपने, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है तात्क्षणिक अपक्रिया दर पे, तात्क्षणिक, ठीक है, इसका मतलब भी समझाएंगे। तात्क्षणिक अपक्रिया दर, तात्क्षणिक अपक्रिया दर, अपक्रिया दर। अभी अब आपने क्लास 11th में मैथ पढ़ी होगी, वही यहाँ पर काम आएगी, ठीक है भाई। तात्क्षणिक अपक्रिया दर क्या है, ठीक है। तात्क्षणिक अपक्रिया दर जो होती है आर इन आई एन टी के 3 अक्षर से लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या होता है, लिमिट एस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0, लिमिट वाला आपने सीमा और अवकलन एक चैप्टर है मैथ का, जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए इसके लिए मैं एक ग्राफ लेता हूँ, तो उसके बाद हमें क्लियर होगा ये तात्क्षणिक अपक्रिया दर है क्या, ठीक है। इसके लिए मैं एक ग्राफ लेता हूँ, तो मैंने ग्राफ क्या लिया, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में टी से समय कितना है, टी अभिकारक आर है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ से भैया ऐसे ऐसे यहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है, तो यहाँ पर एक रेखा ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, इसको ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये इस पर कोण कैसा बनेगा, इस पर कोण बनेगा थीटा, ठीक है, इस पर कोण कैसा बनेगा, थीटा बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस पर कोण कैसा बनेगा भाई, थीटा बनेगा। इसमें क्या हुआ, कमी हो रही है, कमी हो रही है कारक की, ठीक है। ये आधार बन गया, ये लंब हो गया, इसका कोण कितना है, थीटा। तो इसको तात्क्षणिक दर हम कितने लिखेंगे, इसकी हम तात्क्षणिक दर लिखेंगे इधर, तो क्या लिखेंगे भैया, देखिए तात्क्षणिक दर, जो तात्क्षणिक दर है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि
RINT, एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ऐसे कुछ इसकी मीनिंग होती है। तो RINT बराबर क्या होगा, RINT बराबर होगा, ये होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो, इधर क्या होगा भैया, इधर हम लेंगे डेल आर, ठीक है, डेल आर बटे डेल टी, ठीक है, डेल आर बटे डेल टी लेंगे यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का लिमिट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा, लिमिट, देखिए यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी टेंड्स जीरो, ठीक है, जीरो पर। अब इधर क्या है, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जो अभिकारक है उसमें क्या हो रही, कमी की दर है, हर सोने की दर हो सकती है, ठीक है, जाहिर सी बात। तो इसमें ग्राफ हमें क्या बता रहा भैया, जो अभिकारक है कमी होने की दर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे, अगर आपको इसकी अपक्रिया रेट पूछ ली जाए, अपक्रिया तात्क्षणिक दर पूछ ली जाए, तात्क्षणिक दर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो RINT बराबर होगा, देखिए माइनस क्यों लग जाएगा, क्योंकि अभिकारक भाई कम हो रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो डेल DR बाई DT, देखिए माइनस डेल R की सांद्रता बटे डेल टी समय में, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ये एक सूत्र हमारा निकल कर आ गया, अगर आपके एग्जाम में इसकी इकाई पूछ ली जाए तो कृपया करके याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इकाई क्या होगी भैया, इकाई मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, मोल, आपने 11th, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक, ये आप जरूर से जरूर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये तो अभिकारक के लिए ग्राफ था। चलिए अब दूसरा ग्राफ हम देख सकते हैं उत्पाद के लिए, ठीक है, फिर इसके बाद क्लास को हम और करेंगे। आखिरी टॉपिक, इसके बाद हम देखेंगे उत्पाद, इसी में ले क्या भाई। चलिए दूसरा बना लेते हैं और ज्यादा से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक, इसी में कुछ हो जाएगी, क्या मतलब हो जाए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसकी तात्क्षणिक दर लिखकर हम देखेंगे भैया। तात्क्षणिक बोले जो क्षण में हो जाए क्रिया, ठीक, वही तात्क्षणिक है। चलिए, केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर जितना आप उसको तोड़ो उतनी ही परिभाषा निकलकर उसमें से आएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे भैया, उत्पाद के लिए हम देखते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद के लिए हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ देखना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पर क्या होगा भैया, टी समय में होगा, ठीक है, टी समय में होगा। यहाँ पर पी होगा, पी क्या, प्रोडक्ट उत्पाद है, ठीक है भैया। ये तो वृद्धि की दर होगा ना भाई, ग्राफ इसका बढ़ेगा, क्योंकि जो उत्पाद है इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी तो होगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ही बढ़ेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये यहां से होगा भाई, ये यहां से, तो यहाँ पर क्या होगा, पी समय में, पी क्या है, पी है प्रोडक्ट उत्पाद से, डेल टी बन रहा है, डेल टी समय में, ठीक है। डेल टी समय में प्रोडक्ट पी बन रहा है, आई होप समय, डेल टी, यहाँ पर समय कितना लगा भाई, डेल टी लगा, बन क्या रहा, प्रोडक्ट उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी तात्क्षणिक दर कैसे लिखेंगे भैया, हम तात्क्षणिक दर लिखेंगे RINT लिख दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो, डेल्टा टी टेंड्स जीरो। अब यहाँ पर क्या होगा, डेल, यहाँ पर पी होगा ना, डेल पी, ये तो प्लस में होगा, जाहिर सी बात है, डेल पी बटे डेल टी होगा, ठीक है, डेल पी बटे डेल टी होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख तो दिया कि माइनस लिमिट बटे डेल्टा टी टेंड्स जीरो, ठीक है, डेल पी बटे डेल टी, क्योंकि यह इसलिए, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, RINST बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम जब तात्क्षणिक दर में रहे तो डी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे DP, क्या लिखेंगे भैया, डी ब्रैकेट में P बटे DT, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक फॉर्मूला निकल कर आया। लेकिन यहाँ पर देखिए ढाल है,
तो इसकी ढाल क्या होगी, tan थीटा होगी। ढाल क्या होगी, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। समझिएगा कैसे, देखिए लंब बटे आधार, जो इसकी लंब बटे आधार ये क्या देता भैया, ढाल देता है। ढाल को m से लिखते हैं, और ढाल क्या देता भैया, अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर, ये क्लास 11th मैथ का है, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे मैंने यहाँ पर किया। देखिए इन्होंने पूछा कि आर मतलब तात्क्षणिक दर अपक्रिया की, डेल पी डीपी। डीपी मतलब अगर किसी चीज का हम तात्क्षणिक अपक्रिया दर लिखते हैं, जैसे मैंने अभिकारक का लिखा, ठीक है, अभिकारक में मैंने लिखा तो डी लगा दिया, तो इसीलिए डी से डिनोट करते हैं। डेल पी बटे डेल डी टी लिखा, ठीक है। तो इसके क्या होता है, tan थीटा। इस पर क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का संबंध tan थीटा से, तो tan थीटा फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि लंब बटे आधार है, तो tan थीटा में क्या देता है, ढाल देता है। ढाल से हमें अपक्रिया की दर ज्ञात होती है। आई होप कि आपको यह सब समझ में आया होगा, ठीक है। यही हमारा, यहीं पर हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अगर आपको जो भी दिक्कत हो, जहां पर भी ना समझ में आए हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर डालें, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। थैंक यू सो मच।